हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य गुरु अकेडमी। हम लोग जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने अब तक 3 लेक्चर्स कर लिया है। और उसमें जो है कि जीआईसी से बेस्ड जो जीआईसी प्रीवियस क्वेश्चन मेनली जो अभी हम लोग 2016 वाला ही कर रहे हैं और उसके बाद आगे ये करेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग मतलब हमारी कोशिश वही रहती है कि हम ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जिससे कि थ्रू आपको कुछ मतलब उससे आसपास भी इंफॉर्मेशन दी जा सके। अभी तो टाइम कम है, तो इस तरीके से है नहीं कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप खुद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कुछ ऐसे हैं रिजल्ट बेस है, तो उसको लिखना फिर पुराना हम लोगों के पास वैसा मतलब अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उसको मतलब ढेर सारे क्वेश्चन हमें जस्ट स्लाइड करते जाना है। तो हम वहाँ पे वही क्वेश्चन लेते हैं जो कि मतलब जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हो, कुछ रिजल्ट्स हो, कि आपको मतलब थोड़ा आसपास बता दिया जाए तो आपको आपका उससे फ़ायदा हो उस चीज़ों को पढ़ने से। तो अब उसी उसी हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे ही क्वेश्चन ले, ऑलमोस्ट सभी कवर किए रहेंगे। तो अब उसमें क्या है कि द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए क्रिस्टल इज गिवन बाय दिस द फॉलोइंग रिलेशन। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स से, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है ये एक्चुअली। और इवन ये इलेक्ट्रॉनिक में भी पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब वहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि मतलब इफेक्टिव मास जब हम इलेक्ट्रॉन और होल का हम डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ पे तक। और यही वजह है कि जब आपका एनपिन ट्रांजिस्टर है और उसको मतलब बेटर माना जाता है कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसके ढेर सारे रीजन है, उसमें एक रीजन ये भी है पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एक्चुअली देखिए जो ट्रांजिस्टर के में फ्लो ऑफ करंट का जो कॉज है वो दो तरीके से है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो चार्ज कैरियर है, आपका इलेक्ट्रॉन भी है, होल्स भी है। लेकिन पीएनपी में क्या होता है, इनसाइड द ट्रांजिस्टर तो इलेक्ट्रॉन सॉरी इनसाइड द ट्रांजिस्टर तो उसके होल्स रहता है, आउटसाइड क्या है इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में एनपीएन में पीएनपी में भी। लेकिन इन केस ऑफ एनपीएन में जो चार्ज कैरियर है वो इनसाइड ट्रांजिस्टर वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि उसके होल्स में क्या होता है, होल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू उसके होल्स के। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि इफेक्टिव मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो कम होता है कंपेयर टू उसके होल्स के। और वो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको बताया ज़्यादा सोल्यूशन था, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं, 2 से 3, मतलब एनपिन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर इनसाइड कौन सा है। ये तो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर आपको पता ही है कि उनके डिफ्यूजन से मतलब जो पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, मतलब पीएन जंक्शन डार्ट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ा है तो पीएन ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आसानी पूछे जाते हैं और वो काफ़ी रिजल्ट बेस है। अब जैसे फर्मी एनर्जी लेवल का जो पोजीशन है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और आपका जो है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बेस में क्या है, कब मतलब उसकी रजिस्टिविटी क्या किस तरीके से डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ढेर सारा बहुत बार पूछा गया है। आपका पता है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो कंडक्टर के केस में तो पॉजिटिव होती है, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में जीरो सॉरी निगेटिव होती है। तो ये बात हुई, इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को लिया कि जैसे कि आपसे दो से मतलब फंडामेंटल जो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ वो कवर हो जाए, क्योंकि डिटेल में करा पाना तो अभी पॉसिबल है नहीं। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इफेक्टिव ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय जस्ट द फार्मूला, है ना, ये h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2 सेकंड डेरिवेटिव आती है। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप सीखे रहिएगा। तो जस्ट ये क्या है आपका, ये ऑप्शन सही है। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखिए। समटाइम्स अगर ये तो CSIR में या गेट में आती है प्रॉब्लम, अगर ए के अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एनर्जी का जो है वेक्टर किसी तरीके से इस तरीके से डिपेंड करती है, ए के है प्लस बी के स्क्वायर है समथिंग लाइक, या तो फिर कॉस कोई कॉस का फंक्शन है, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के ऐसे समथिंग। तो उस केस में आपको के की किस मतलब ब्रिलियन पे पूछ लिया था, मतलब उस केस में आपको जस्ट इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, के की वैल्यू पुट करना है, तो आपको इफेक्टिव मास मिल जाएगा। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ, और इफेक्टिव मास किसका, इलेक्ट्रॉन का कम होता है और होल्स का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और मोबिलिटी ऑफ होल्स कम होता है। तो ये बात तो हो गई इफेक्टिव मास की और इसके मोबिलिटी की। और वो इसीलिए हमने मोबिलिटी को पता, चूंकि जस्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मोबिलिटी वाला ही क्वेश्चन लिया है, जिससे कि आपको वो चीज़ मतलब यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह के में भी उसके से रूबरू हो जाए आप, और क्या क्या कहते जानते रहें।
एक्चुअली जाना तो फिर पहले भी है, पढ़े होंगे आप भी, लेकिन क्या क्या चीज़ें हमें लेके चलनी है वो इकट्ठा करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंट ऑफ डेंसिटी 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर फ्लो थ्रू अ एन टाइप जर्मेनियम क्रिस्टल विच हैज अ रेजिस्टिविटी ऑफ 0.05 ओम इंटू मीटर, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर विल बी। तो यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हैं वो देख लेते हैं। करंट डेंसिटी दिया हुआ है, करंट को हम जे से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या है 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और आपका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को आपको पता है कैसे डिनोट करते हैं, रो से, और वो कितना दिया हुआ है 0.05 ओम इंटू मीटर। और इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी, मोबिलिटी आपका दे रखा है इन्होंने, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.4 मीटर स्क्वायर वोल्ट से। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या है इन्होंने, पूछ क्या है इन्होंने, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, वीडी पूछ रखा है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, आपको जो दिया हुआ है, आपको मोबिलिटी का रिलेशन पता है, ये क्या होता है वी डी बाई ई। अब यहाँ पे ई तो दिया नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो को यूज करके निकालेंगे, और उसका रिलेशन आपको पता है बाय वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये भी जस्ट पीजीटी एग्जाम में जस्ट एज स्टेटमेंट में ही पूछ लिया था। तो ये क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है, ये होता है जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ई। यही सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो मतलब वो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन, ये बाई कंडक्टिविटी है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी हो जाएगा, जब कंडक्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये बात है। तो आपके पास ये जे है, तो यहाँ से ई आप निकाल लेंगे, ई आपका क्या आ गया, जे इंटू रो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप वी डी निकालेंगे तो वी डी क्या हो जाएगा, म्यू ई टाइम्स ऑफ ई, और म्यू ई है आपका, रहने दीजिए इसको, ई की वैल्यू रख लीजिए जे इंटू रो। अब यहाँ पे बस आपकी सारी वैल्यूज दी हुई है, आप सब्स्टिट्यूट करिए, अब आपका आंसर तो ये होगा कितना 0.4, और ये कितना जे कितना है 500, और रो कितना है, रो कहाँ गया, हाँ ये रहा 0.05। तो ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, चाहे जो वेलोसिटी हो, यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ये कितना हो जाएगा 5, 25, 25, 4, 25, 4, 100, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस हिसाब से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के केस में ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है और होल्स की वैल्यू कम है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे आपको जे दे रखा था, रो दे रखा था इन्होंने, और मोबिलिटी दे रखा था इलेक्ट्रॉन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ से वो रेसिप्रोकल ये रो होता है, रो दिया है इन्होंने, बस सब्स्टिट्यूट किया, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड हमने ये पाया है कि आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसमें कुछ घुमाने का कोई थोड़ा सा चांस कम है। और रजिस्टिविटी तो उन्होंने ढेर सारा नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज निगेटिव, और निगेटिव इट मींस जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में कम होगा, बट मेटल के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। और एक हाँ, और लॉ ऑफ मास एक्शन पे भी ये प्रॉब्लम पूछी जाती है। यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने पाया होगा कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज कैरियर यानी टाइम्स ऑफ एनएच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। इस पे भी ढेर सारी प्रॉब्लम पूछी गई है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे भी, क्योंकि इसमें भी कुछ पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये यूपीपीएससी इसको फॉलो करता है। तो अब ये पूछा गया है तो आप इसको भी तैयार करिएगा। इस पे भी दो प्रॉब्लम कर लेंगे तभी वहाँ पे आप कर पाएंगे, भले ये देखने में सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिट का भी गड़बड़ हो जाता है अगर ध्यान नहीं देंगे तो। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मोड इन स्टेशनरी वेव इज 50 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव इज। अब आपको पता है जब हम वेव मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्लोज्ड आर्गन पाइप एंड ओपन आर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन देखा था। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये नहीं दिया है कि क्या कौन सा पाइप्स है, बट इसके हमें जस्ट इन जनरल अगर हम बात करें नोड्स एंड एंटी नोड्स की, तो यहाँ पे कोई भी नोड्स हो या एंटी नोड्स हो तो सब दोनों ही के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको पता है। एक्चुअली ये तो आपका नोड्स और ये एंटी नोड्स,
ठीक है, ये नोड्स। तो अब इनके बीच का जो सेपरेशन ये है आपका, ये इनके बीच का ये सेपरेशन तो λ/4, लेकिन ये है तो ये आपका जो लैम्डा होता है वो ये चीज़ क्या होती है, लैम्डा होता है। और इनके बीच का सेपरेशन जो ये है, मतलब एक नोड से दूसरे उसके बाद अगर जो सेकेंड नोड है उनके बीच का सेपरेशन लैम्डा, या यूँ कहें एंटी नोड इनके बीच से इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो लैम्डा, और एंटी नोड से इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है आपका λ/4। ये चीज़ें याद रखिएगा। इस पे बेस्ड डायरेक्ट फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन मतलब पूछ लेते हैं, फंडामेंटल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं जस्ट ओपन आर्गन पाइप या क्लोज आर्गन पाइप के केस में। तो आपको जस्ट इनके बीच का सेपरेशन ही ध्यान रखना और कुछ नहीं है। तो अगर नोड से और नोड की बात करें तो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो आपका होता है λ/2। ठीक है, और इन्होंने यही चीज़ दे रखी है, n = λ/2 आपका होता है, जो कि इन्होंने दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो जस्ट सिंपल सी वेवलेंथ जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि आपको ये जस्ट एक बार सीधे ये डिवाइड करा दे कि किस तरीके से सेपरेशन आपका, मतलब नोड्स से नोड के बीच सेपरेशन कितना है और नोड्स एंटी नोड, और मतलब एक वेवलेंथ कितना किसके इक्वल्स है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी है। इस पे फर्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बेस आती है, फर्स्ट फंडामेंटल मोड्स पे भी फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन आए। तो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग करेंगे। GIC लेक्चर फिजिक्स 2016 में आई हुई प्रॉब्लम्स, और उसमें से सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ली है वो ऑप्टिक्स की मतलब डिफ्रैक्शन वाले पैटर्न से ली है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सिलेबस एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि GIC वाले सब GIC के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट में एडिशन हुआ है ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में मेनली, और मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ये पूछा है। और ये जो है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट वहाँ पे आपके था, फिर डिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेडिंग एंड डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्टेट एज और न्यूटन्स रिंग, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो एडिशनल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू अ सिंगल स्लिट diffraction is at a theta equals to 30 degree for a light of wavelength 5000 angstrom. The width of slit is, तो आपको पता है कंडीशन फॉर मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट इज गिवन बाय a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ये ध्यान रखिएगा, ये मिनिमा की कंडीशन है, और जब a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा है वो आपकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, अच्छा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कौन सा है, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर है, तो n = 1 हो जाएगा, हियर n = कितना 1, थीटा = 30 डिग्री एंड द वेवलेंथ। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। द एंगुलर विड्थ जब पूछेगा तो आपको ध्यान, चलिए भी इसको कराने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो वेवलेंथ ये कितना है 5000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो ये तो आपका सिंपल था, ये कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम पर 10⁻10 मीटर है अगेन 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जस्ट 2 5 10, तो ये कितना -7 देगा, और ये कितना दे देगा, पहले ये कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये 5 10⁻5 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं है तो ये शायद होगा। तो ये बात रही। हाँ, जब हम बात कर रहे थे एंगुलर विड्थ अगर उन्होंने पूछी होगी आपको, अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न याद हो ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, कुछ यूँ आता है, ये फर्स्ट मैक्सिमा देन सेकेंडरी मिनिमम मैक्सिमा, और इस तरीके से होता है। और ये जो एंगुलर पोजीशन है वो कितनी है -λ/e, और ये जो एंगुलर पोजीशन है वो λ/e, और ये आपका 0 है। ठीक है, इनका रेशियोज भी अगर आपको ध्यान, इसलिए ठीक है, इसमें मेमोरी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये प्लस λ/e, तो इस तरीके जो एंगुलर विड्थ होती है वो होती है आपका 2 टाइम्स ऑफ λ/e। ये ध्यान रखिएगा, जब एंगुलर विड्थ होता है तो वो आपका 2 λ/e होगा। ठीक है, ये होगा। और ये बात होगी इसके लिए। और उसके बाद आपका वो है, जब क्या कहते हैं, अगर कोई लेंस ऑफ फोकल लेंथ यहाँ प्लेस कर दिया जाता है तो उस केस में जो आपकी विड्थ हो जाएगी
सॉरी एंगुलर विड्थ ऑफ स्लिट हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ लैम्डा ई। इन दैट केस ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ लैम्डा बाय ई। जब आपका फोकल कोई लेंस प्लेस कर दिया जाता है इसकी फोकल लेंथ एफ है तब ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज है। ये सिंपल सी प्रॉब्लम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप किए रहिएगा। इसमें एक्चुअली यहाँ पे दे रखा है इन्होंने टू थिन लेंसेज ऑफ पावर्ड 5 डायोप्टर एंड 4 डायोप्टर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब समझ लेना, उनकी एक्सिस जो है सेम है। कोई ये कॉन्वेक्स लेंसेज है, कोई ये। ठीक, अब यहाँ पे दोनों कन्वेक्स दे रखा है इसलिए हम दोनों को कन्वेक्स बनाएंगे। और F1 इक्वल टू कुछ है इनका और F2 इक्वल टू कुछ है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है इन्होंने, B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज का जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया था वो आपका क्या है, 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस डी बाई f1f2। इसको सॉल्व करके ये जस्ट आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो f1f2/f1 + f2 माइनस डी। ये आपका फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज का फॉर्मूला था। तो जहाँ पे ये डी क्या है, उनके बीच का सेपरेशन f1f2 का फोकल लेंथ है। अब इन्होंने पावर दे रखी है, पावर P1 अगर इनका क्या दे रखा है 5 डायोप्टर है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो आपको पता है 1/P1 होगा, और 1/P1 होगा तो ये P क्या हो जाएगा, ये आपका जो भी फोकल लेंथ होगा, जैसे ये हमने लिख दिया ना, ये मीटर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चूंकि पावर हम डायोप्टर तभी डिफाइन है जब मतलब फोकल लेंथ क्या हो, इन मीटर में हो। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में इसलिए रख लें, या तो हम सेपरेशन को ही किसमें कर लें, मीटर में कर लें, या मीटर को फोकल लेंथ को ही सेंटीमीटर में कर लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100/5, ये सेंटीमीटर में, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका F1 आ गया। और इसी तरीके से अगर हम F2 की बात करें तो F2 कितना आ जाएगा आपका 100/4, ये 25 सेंटीमीटर, ये आपका F2 आ गया। F1, F2 और D मिला है, तो आप इसे रख के सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका फाइनल कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम तब इम्पोर्टेंट और खास इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपका एक कन्वेक्स दिया रहता है, एक कनकेव दिया रहता है, और वो स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, डिपेंडिंग ऑन आवर साइन कन्वेंशन, यहाँ पे जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ है वो हम माइनस लेंगे, विद माइनस साइन लेंगे। और क्या कहते हैं कि कन्वेक्स की लेंथ की फोकल, जैसे कि हमने यहाँ पे जस्ट +20 सेंटीमीटर +25 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन अगर यहाँ पे कनकेव लेंस होता तो उस केस में हम प्लस के जब बजाय ये -20 लेते। तब देखिए कि हमारा कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज है, तो अगर तो इसमें से एक कन्वेक्स रख दे, एक कनकेव रख दे, तो उनका कॉम्बिनेशन में भी कन्वेक्स बन सकता है, में भी कनकेव बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन फोकल लेंथ ऑफ F1 एंड F2 जो भी आपका प्लेस किया जा रहा है इनको कोएक्सियल सिस्टम में। तो ये बात होती है। तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो मान लीजिए दोनों कन्वेक्स है तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखना है, तो फिर प्रॉब्लम, तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है जब हम साइन कन्वेंशन का ध्यान ना रखते हुए जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब। तो ये मत करिएगा। तो जस्ट बाकी तो ये प्रॉब्लम सिंपल ही है। तो अब रख लीजिए, आपके पास सारी चीज़ें हैं। तो ये कितना हो गया 25 × 20 और कितना 25 + 20 माइनस कितना 10। तो ये आपका कितना हो गया 25 × 20 और ये कितना 25 + 10 35। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आ गया वो फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना बना लीजिएगा, ये 755 500/7 और ये कितना 1 और कितना जाएगा 3 4, यही आएगा 14.29 ये समथिंग। ठीक है, तो ये जो आपका फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन, तो ये प्रॉब्लम की ठीक अच्छी प्रॉब्लम है। आप इस पे तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे बेस्ड प्रॉब्लम। और इसी तरीके से वहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक कंडीशन भी पे भी प्रॉब्लम आपने देखी, सेपरेशन क्या होना चाहिए उनके बीच का। स्फेरिकल एब्रेशन को अगर हमें रिड्यूस करना है तो, और बाकी अक्रोमेटिज्म की कंडीशन भी है जो आपकी, वो भी ध्यान रखिएगा। उसमें पीजीटी पे ढेर सारी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्फेरिकल एब्रेशन को क्रोमेटिक एब्रेशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है,
और आपका डिस्पर्सिव पावर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डिस्पर्सिव पावर पे भी ढेर सारी प्रॉब्लम पूछी जाती है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे, यहाँ पे है द लाइट ऑफ वेवलेंथ 520 नैनोमीटर, एक कोई 520 नैनोमीटर falls normally on a plane diffraction grating having 500 lines per centimeter। यहाँ पे आपको कैपिटल N दे रखा है इन्होंने, कितना 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी, अब जो प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो कंडीशन है वो क्या है, अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, तो वो क्या है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ही पूछ रहा है आपको, बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा जो आपका n होता है वो 1a अपॉन a प्लस बी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन से आपके पास क्या मिलेगा, a प्लस बी टाइम्स ये तो 1 हो गया n लैम्डा, तो n की वैल्यू सिंपल सी आपके पास क्या आ गई, a प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा। और आपको a प्लस बी आपका क्या है, a प्लस बी जस्ट आपका 1 अपॉन n है, ये लैम्डा यहाँ से देखिए ये है। तो अब यहाँ पे 1 अपॉन n और ये लैम्डा, तो अब दोनों को रख लीजिए। तो ये कितना है 5000 है लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाएगा, नीचे रहेगा 10⁻² मीटर, और यहाँ पे कितना आएगा, ये लैम्डा नैनोमीटर है ना, तो उसको क्या कर लेंगे मीटर में कर लेंगे। ये 520 नैनोमीटर है, मीन्स कितना 10⁻⁹ मीटर। तो ये आपका 10⁻² ऊपर जाएगा, तो 10⁻², और ये कितना 5000, तो 520 10, अच्छा 10 पर ये भी -9 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ हो जाएगा। तो ये हो गया 7, 30 यहाँ से मिलेगा। अच्छा चलिए 7 10⁻7 ये रहा, 5 यहाँ से 5 50 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई 5.20 10⁻, अच्छा उधर वहाँ दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, हाँ तो ये 3366 यहाँ पे आ गया, और 5003 है, तो ये 10⁻7 927, ठीक है। माइनस में किया था ना, सेंटीमीटर था तो वहाँ पर 10⁻² कर लिया था, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 10⁻7 है, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 1/9, ये 5000 है, 5000 का इतना 10⁻3, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, हाँ। तो ये तभी तो उसका 100 आ जाएगा, क्योंकि वो लेस देन 1 आ रहा था, ऐसा तो होगा नहीं कि 1 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 मिसिंग हो रहा था। ये 5 हो गया, ऊपर कितना हो गया 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 नीचे और ऊपर 70, तो 100 रह जाएगा। और ये कितना 5 और ये 5.20, तो ये कितना 25, अगर हम इसको ले लें ये 100 है, तो 5 2 10 5 5 25 और 26 हम इसे करीब ले ले 25 ले ले, तो ये करीब 4 आ जाएगा। एक्चुअली 4 से कम आएगा, बट 3.5 से ज़्यादा आ जाएगा, तो वो आपका आर्डर तो हाफ या मतलब फ्रैक्शन में तो रहेगा नहीं ना, आर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, तो वो ज़्यादा रहेगा, तो 3.5 से ज़्यादा है, तो हम इसे 4 कंसिडर कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम बेस्ड जो है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको कैपिटल एन पहचानना है 1/λ, और इसके साथ ही साथ इसका जो यूनिट है वो ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। हम सेंटीमीटर में दिया था, अब इसे नैनोमीटर में रखते तो ये गड़बड़ हो जाता, तो हम मीटर में अगर इसको किया, ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कर लेंगे, जस्ट आपको कन्वर्जन पता ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जो कि आपके पिछले सालों में आई हुई थी। अब ढेर सारी प्रॉब्लम्स आप ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है वो करते रहिए, और बाकी जो कैंडिडेट्स अभी नए हैं चैनल पे, तो वो बाकी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, चाहे वो पीजीटी के हो चाहे वो जीआईसी के हो, आप जाके के चैनल प्ले लिस्ट पर आप देख सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको करते रहिए। ओके।